हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिसीज़ एक्ट एंड प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी नीतियाँ, कौन कौन से अधिनियम और कौन कौन से जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए। और इन सारी पॉलिसीज़ एक्ट और प्रोविजंस का जो मेन टारगेट था वो यही था कि अपनी कंट्री के अंदर जो है एजुकेशन के स्ट्रक्चर को अप करना। तो वी ऑल नो दैट कि एजुकेशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन नेशनल बिल्डिंग, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम किसी भी देश की अगर है प्रोग्रेस चाहते हैं, कोई पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हम चाहते हैं, तो उन सभी में क्या करता है, एजुकेशन एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। अब कंट्री में जो है एजुकेशन की क्वालिटी, इक्विटी और एक्सेसिबिलिटी, इन सब को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस पॉलिसीज़ वो लोग लेकर आए। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है फॉर्मुलेट किए गए। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविज़न्स हैं, कौन कौन से जो एक्ट हैं एजुकेशन से रिलेटेड जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में वो लोग लेकर आए। अब वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी एक्ट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले जो आर्टिकल 14 है वो आया। और आर्टिकल जो 14 है वो क्या बताता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल एक्सेस। आर्टिकल 14 जो है वो शिक्षा प्राप्ति में समानता है उसको जो है रिफ्लेक्ट करता है कि मतलब एजुकेशन जो प्राप्त करने का जो अधिकार है वो हर बच्चे का समान है, चाहे वो फिर किसी भी कास्ट से बेस रिलेट करता हो, बच्चा किसी भी रिलीजन से आता हो या फिर मतलब कास्ट बेस या रिलीजन किसी भी वे में जो है बच्चे के साथ में एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 14 हमें डील करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 15 शोज दैट नो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल एक्सेस, कि भाई शिक्षा प्राप्ति में किसी भी बच्चे के साथ में किसी भी कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेकर, जेंडर को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। इसी तरह से जो आर्टिकल 15 है और उसका सब प्रोविज़न जो है 4 है, वो बताता है कि स्पेशल प्रोविज़न फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो भी हमारे सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जो भी हैं उनको लेकर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत से डिफरेंट प्रोविज़न्स हैं वो बनाए गए। इसी तरह जो आर्टिकल 21A है वो क्या बताता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14, कि हमारे देश के अंदर 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को क्या करवाई जाएगी, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है वो दी जाएगी। इसी तरह से जो आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 किस चीज़ को बताता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, जो भी हमारे अल्पसंख्यक हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो है शैक्षिक संस्थान है वो स्थापित कर सकते हैं और उनको अपने अकॉर्डिंग जो है चला सकते हैं। तो इस तरह के जो अधिकार है वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो आर्टिकल 29 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, जो भी हमारे भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण हम लोग क्या कर सकते हैं, वो इससे कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की अगर हम बात करें एजुकेशन से रिलेटेड है, अभी हमने देखा कि आर्टिकल 14 जो है वो किससे रिलेट करता है, वो इक्वलिटी से रिलेट करता है। आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, कि एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी बच्चे के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जाएगा। इसी तरह से आर्टिकल 15 की जहाँ पर हम बात करें, आर्टिकल 15 क्या है, स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करता है किसको, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। आर्टिकल 21A क्या बताता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में, किसके लिए, बिटवीन चिल्ड्रन 6 to 14। इसी तरह से आर्टिकल 30 हमने देखा कि क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है वो माइनॉरिटीज़ को देता है कि वो अपनी जो है अपने अकॉर्डिंग जो है शैक्षिक संस्थान खोल भी सकते हैं और उन अपने अकॉर्डिंग उन लोगों जो है अपने एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो संचालित भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन करता है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़।
इसी तरह से अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में, बेसिकली दीज आर नॉन जस्टिसेबल फॉर गाइड गवर्नेंस। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हमारे आते हैं कि आर्टिकल 41, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 46। जहाँ पर आर्टिकल 41 की बात हम करते हैं तो आर्टिकल 41 किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, मतलब जो है शिक्षा और सहायता का जो अधिकार है वो हमें आर्टिकल 41 देता है। इसी के साथ साथ में आर्टिकल 45 क्या बोलता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6, मतलब स्टेट जो है वो प्रोविज़न करेगा कि उसके स्टेट में जितने भी जो भी बच्चे हैं जो 6 साल से है 6 to 14 ईयर्स के बीच में है, उन सभी बच्चों के लिए एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, उसके लिए स्टेट जो है प्रोविज़न करेगा। तो बेसिकली आर्टिकल 45 किस चीज़ को बताता है कि 6 वर्ष से जितने भी कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए उनकी देखभाल और शिक्षा का जो उत्तरदायित्व जो है किसके ऊपर है, वो स्टेट के ऊपर है। इसी तरह से आर्टिकल 46 जो है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 46 क्या करता है, जो हमारे शेड्यूल्ड कम्युनिटीज़ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं और जितने भी जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं उनके शैक्षिक हितों का जो संवर्धन वो क्या करेगा, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा, आर्टिकल 46। उसमें आर्टिकल 46 में इससे रिलेटेड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो बेसिकली दीज प्रोविजंस रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस इन एजुकेशन। जो भी हमारे प्रोविज़न हैं, चाहे वो आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 45 है या आर्टिकल 46 है, इन सब का एक ही मुख्य जो टारगेट है वो यही है कि जो हम कंट्री के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड सोशल जस्टिस है वो लाया जाए और जो है इक्विलिटी है उसको प्रमोट किया जाए, कि मतलब हर बच्चे का पूर्ण रूप से ये अधिकार है कि वह देश में जो है एजुकेशन गेन कर सके, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट से रिलेट करता हो, किसी भी वो कम्युनिटी से आता हो, चाहे बेशक वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वीक है या नहीं है, इन सभी चीज़ों का कोई भी जो है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई कानून की नज़र में एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से सभी जो बच्चे हैं वो समान हैं और सभी का ये जो है एजुकेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में नहीं किया जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं मेजर एजुकेशन पॉलिसीज इन इंडिया। एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी जो पॉलिसीज़ हैं वो आई और उन पॉलिसीज़ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रहे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जहाँ पर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड की, वहाँ पर जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई वो थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, उसको बोला गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। उसके जो मेन की पॉइंट्स है उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, इंट्रोड्यूस्ड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, वहाँ पर 3 लैंग्वेज से रिलेटेड हमारा जो त्रिभाषा सूत्र जो बोला गया उसमें बोला गया कि जो फर्स्ट एजुकेशन जो बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन है वो उसके रीजनल लैंग्वेज में करवाई जाए, ताकि जिससे जो बच्चा है चीज़ों को आसानी से सीख सके। इसके बाद में हिंदी लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी, उसको प्रमोट करने के लिए कि भाई कंट्री के हर स्टेट के अंदर जो है हिंदी लैंग्वेज है उसको भी जो है प्रमोट किया जाए। और थर्ड जो है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है इंग्लिश, उसको भी जो है प्रायोरिटी पे रखा गया। तो जो है हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई, उसमें सबसे पहले 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ साथ में जो है मेन ऑब्जेक्टिव इस एजुकेशन पॉलिसी का रहा कि फोकस ऑन इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, कि कंट्री के अंदर जितने भी जो भी बच्चे हैं सबको जो है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके साथ साथ में जो टीचर का जो स्टेटस है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी बहुत से ऑब्जेक्टिव जो है वो इस एजुकेशन पॉलिसी में रखे गए। जहाँ पर अभी हम इसके बाद जो पॉलिसी आई 1986, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, उसने क्या किया कि जो 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वहाँ पर जो जो प्लानिंग्स की गई थी उन प्लानिंग्स का प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ या नहीं हुआ, या जहाँ पर जो भी कमियाँ उस एजुकेशन पॉलिसी में रही उन सारी जो है पॉलिसीज़ वगैरह में कुछ इन्होंने जो क्या किया, चेंज किया।
इसमें इन्होंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 आई इसमें उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पर जो है फोकस किया थ्रू एजुकेशन की। हम जो हमारे देश की जो वुमेन्स हैं उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करें और जो है उनको एम्पावर करें। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में, उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसको स्टार्ट किया फॉर प्राइमरी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई जो हमारी कंट्री के अंदर प्राइमरी एजुकेशन है, एक क्वालिटी एजुकेशन उसको प्रोवाइड करने के लिए कि हमारे उसमें प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए किसी भी स्कूल में वो है या नहीं है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए उन्होंने जो एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो उन्होंने स्टार्ट किया, और ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया गया उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन टारगेट था, वो यही था कि जो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी जो प्राइमरी स्कूल हैं उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। इसके साथ साथ में जो नवोदय विद्यालय एस्टेब्लिशमेंट है, जो नवोदय विद्यालय हैं उनको शुरू किया गया। तो बेसिकली जो नवोदय विद्यालय जो थे, गांव के जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो है उनकी प्रतिभा को, उनके पोटेंशियल को किस तरह से निखारा जाए, उनको प्रमोट करने के लिए जो है नवोदय विद्यालय है उनको शुरू किया गया। इसी तरह अगर हम बात करें कि रिवाइज्ड एनपी 1992, कुछ जो अमेंडमेंट्स है वो 1992 में किए गए। उसमें क्या जो मेजर अपडेट्स है वो क्या किए गए, अपडेट मेजर्स ऑफ द 1986 पॉलिसी। इसमें क्या किया गया कि स्ट्रेंथिंग डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड टीचर एजुकेशन, जो इसमें अमेंडमेंट किए गए वो थे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, कि जो है टीचर्स को जो है वो प्रॉपर एजुकेट किया जाए ताकि जो है कंट्री के अंदर जो क्वालिटी एजुकेशन है उसका जो टारगेट गवर्नमेंट लेकर चल रही थी उसको अचीव किया जा सके। इसी तरह उसके बाद में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी अगर करंट की अगर हम बात करें 2020 है वो आई, और जो हमारी करंट एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 है उसके अंदर भी जो है मेजर चेंजेस जो है गवर्नमेंट वो लेकर आई। करिकुलम जो स्ट्रक्चर है उसको 5+3+3+4 जो है एक एजुकेशनल जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया। इसमें जो अगर हम 5 की अगर हम बात करें स्टार्टिंग 5 इयर्स की, तो जो है वो फाउंडेशन स्टेज वो रखी गई। इसके अंदर जो स्टार्टिंग के 5 साल है उसमें बच्चा क्या करेगा, प्री स्कूल करेगा, केजी करेगा, क्लास 1 to 2 तक। तो बेसिकली जो 3 से 8 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए प्री स्कूल, केजी, क्लास 1st and 2nd इस तरह से उनकी व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद में जो +3 है, जो सेकंड जो है वो प्रिपरेशन स्टेज है वो रहेगी, वो क्लास 3 से 5th तक रहेगी। इसी तरह जो नेक्स्ट 3 है वो क्लास 6 to 8, तो बेसिकली जो 11 से 14 वर्ष तक के जो भी हमारे बच्चे हैं वो क्लास 6 to 8 जो है वो करेंगे। उसके बाद में जो लास्ट 4 ईयर है वो सेकेंडरी स्टेज के रखे गए, तो उसमें जो है 14 से लेके 18 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन गेन करेंगे। इसी तरह से जो स्ट्रेस ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी उस पर फोकस किया गया। मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे काम किया गया। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, जो हमारी हायर एजुकेशन है उसके अंदर जो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है उसको शुरू किया गया। अब ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है, इसमें जैसे सपोज करो कि कोई बच्चा अगर सिर्फ 1 साल जो है फर्स्ट ईयर अगर करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो सेकेंड ईयर कंप्लीट करता है तो उसको डिप्लोमा है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। थर्ड ईयर अगर जो बच्चा कंप्लीट करता है उसको बैचलर डिग्री जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। फोर्थ ईयर अगर कंप्लीट करता है तो उसमें रिसर्च स्पेशलाइजेशन विद बैचलर डिग्री। तो इस तरह से जो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम जो है रखा गया। जो 4 ईयर जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम गवर्नमेंट लेकर आई, इसमें अगर बच्चा कोई फर्स्ट ईयर में छोड़ेगा तो उसको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर अगर कंप्लीट करता है तो बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर फोर्थ कंप्लीट करता है तो रिसर्च स्पेशलाइजेशन विद बैचलर डिग्री। इस तरह की जो है गवर्नमेंट जो है एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स लेकर आई। इसके साथ साथ में मदर टंग एज मीडियम टिल ग्रेड 5, यहाँ पर इन्होंने बोला कि मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो है बच्चे को उसकी जो है मदर टंग में दी जाए। और इसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव इनका था वो ये था कि बच्चा जो है अपनी मदर टंग में ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा अच्छे से सीखता है, तो प्राइमरी एजुकेशन जो है बच्चे को उसकी मदर टंग में वो है प्रोवाइड करवाई जाए। इसके साथ साथ में अगर हम मेजर एजुकेशनल एक्ट की अगर हम बात करें, कौन कौन सी जो चीज़ रही इंडिया के अंदर, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा आता है वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसको हम बोलते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और इसके अंदर जो हमारा RT एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारा आया,
वो क्या प्रोवाइड करता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो 2009 में आया, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि कंट्री के अंदर 6 to 14 एज के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या क्या करवाया जाए, फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन है वो उनको दी जाए। इसके साथ साथ में प्रोहिबिट्स जो है कैपिटेशन, फीस, फिजिकल पनिशमेंट, चाइल्ड स्क्रीनिंग एंड एक्सपेल्शन, इस तरह की चीज़ें उन्होंने शुरू की कि जो है इसके साथ साथ में कि जो है बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट है वो ना दी जाए, ठीक है। जो किसी भी तरह की एक्स्ट्रा फीस या जो चार्जेस हैं इस तरह जो बच्चे से ना लिए जाएं। तो बेसिकली जो इन्होंने जो आरटी एक्ट हमारा आया उसका जो मेन एम्फेसिस क्या था कि कंट्री के अंदर बच्चे को जो है प्राइमरी एजुकेशन जो है 6 to 14 ईयर्स तक जितने भी जो हमारे बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ साथ में जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन गेन करना चाहते हैं वहाँ पर भी प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% ऑफ रिजर्वेशन उसका प्रोविज़न जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई, किन लोगों के लिए, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से रिलेट करते थे, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने जो है पीपल टीचर रेशो है उसको इंश्योर किया, क्वालिफाइड टीचर्स है उनको प्रमोट किया एंड जो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूल्स का उसको लेकर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि स्कूल्स के अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है, क्लासरूम अच्छे से हैं या नहीं है, जो बेसिक नीड जो होती है किसी भी स्कूल की या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर है या नहीं। इससे रिलेटेड भी जो है राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया उसमें बहुत से प्रोविजंस जो है किए गए। इसके अलावा अगर हम यूजीसी एक्ट की हम बात करें जो 1956 में आया, उसका मेन पर्पज़ क्या था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो आया था उसका मेन पर्पज़ क्या था कि कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन, कि जो हमारे हायर एजुकेशन है उसमें जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है, या किसी भी तरह की कोई जो चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब चाहे बेशक अलोकेशन ऑफ ग्रांट से रिलेटेड है, रिसर्च नॉर्म से रिलेटेड है, क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड है, वो चीज़ प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, उनसे रिलेटेड जो है उनका इंस्पेक्शन करना, सुपरविज़न करना, ठीक है, और वो हर वो चीज़ उनको प्रोवाइड करना जो हायर एजुकेशन के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। इसके लिए जो है यूजीसी एक्ट जो है 1956 जो है वो रेगुलेट किया गया है। और मेन पर्पज़ इसका क्या था कि कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन, की जो उच्च शिक्षा में जो भी मानक निर्धारण है या फिर जो भी अनुदान वितरण है उसको क्या करना, सुनिश्चित करना। अगर हम बात करें कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE की अगर हम बात करें वो 1993 में आया, और NCTE का मेन फोकस क्या था कि रेगुलेट्स टीचर एजुकेशन कोर्सेज, जो बीएड कोर्सेज हैं, एमएड कोर्सेज हैं, डीएलएड हैं, इन सभी कोर्सेज को, जो टीचर एजुकेशन के जितने भी कोर्सेज हैं इनको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना। इसके साथ साथ में इंश्योर प्रोफेशनल एथिक्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स, की टीचर्स ट्रेनिंग्स के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में बताना, कौन कौन सी मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं उनकी होनी चाहिए, या फिर कौन कौन से प्रोफेशनल एथिक्स एक टीचर्स के होने चाहिए, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE जो था उसने काम किया। इसके अलावा अगर हम बात करें रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 एंड द जो है RCI जो आया उसने क्या किया, इंश्योर ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, जो भी डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन ऑफ एजुकेशन उनको क्या किया, इन्होंने इंश्योर किया। इसके साथ साथ में हम बात करें कोठारी कमीशन की, वो 1964 और 1966 में आया, जिसको लाने वाले जो कौन थे, दौलत सिंह कोठारी थे। इन्होंने भी जो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत से नए रूल्स और रेगुलेशंस ये लोग लेकर आए। इन्होंने GDP का 6% जो है एजुकेशन को दिया, ठीक है। कॉमन स्कूल सिस्टम है वो इन्होंने शुरू किया। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है वो उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि मतलब बच्चे के वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने इसमें क्या किया, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन है उसको इन्होंने प्रमोट किया। तो इनका मेन टारगेट ये था कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक इस तरह की स्किल जो है वो डेवलप की जाए कि जो है बच्चा उस स्किल के थ्रू जो है एम्पावर उस उसके जो है एम्प्लॉयमेंट जो है उसको प्राप्त कर सके, और अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन हमारी कंट्री में थी उसको दूर किया जा सके। इसी तरह इसीलिए जो है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के तहत
कैरिकुलम में इस तरह की चीज़ें हैं वो प्रमोट की गई। तो बेसिकली जो 1960 और 4 और 66 के अंदर जो भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो है नए नए रूल्स रेगुलेशंस जो कोठारी कमीशन ने दिए, वो सारे के सारे उन्होंने जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 या फिर एनईपी जो हमारी प्रेजेंट में जो 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई, उससे रिलेटेड जो बेस जो कहाँ से लिया गया वो कोठारी कमीशन से ही लिया गया। इसके अलावा अगर हम की प्रोविजंस या की स्कीम्स की हम बात करें जो गवर्नमेंट ने शुरू की, वो कौन कौन सी थी, जैसे अगर हम एसएसए की बात करें, सर्व साक्षरता अभियान, ये गवर्नमेंट ने चलाई और इसका मेन पर्पस क्या था कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा है उसका जो लक्ष्य गवर्नमेंट का था उसको अचीव किया जा सके। इसके बाद अगर हम बात करें आरएमएसए की, उसका मेन पर्पस क्या था कि सेकेंडरी एजुकेशन एनरोलमेंट है उसको जो माध्यमिक शिक्षा से जो रिलेटेड जो चीज़ें थी उसको कंट्री के अंदर बढ़ाया जा सके, क्वालिटी एजुकेशन है बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा सके। मिड डे मील स्कीम है वो गवर्नमेंट ने यूज़ की शुरू की, और मिड डे मील जो स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की उसका जो मेन पर्पस यही था कि बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन के साथ साथ में स्टूडेंट एनरोलमेंट तो बढ़ाया ही जाए, उसके साथ साथ में जो न्यूट्रिशन बेस्ड एजुकेशन मतलब है न्यूट्रिशन जो है वो भी बच्चों को दिया जा सके, कि उनके एजुकेशन के साथ साथ में उनके शरीर है उनको भी जो है अच्छे से पोषण मिले, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। इसी तरह से गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वो स्कीम उन्होंने शुरू की। इसके साथ साथ में समग्र शिक्षा अभियान वो शुरू किया गया। बेसिकली जो समग्र शिक्षा था उसका मेन टारगेट क्या था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम प्री स्कूल्स टू क्लास टू 12th, कि मतलब जो पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तक जो है इंटीग्रेट एजुकेशन है वो शुरू किया जाए। तो गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे की स्कीम्स हैं की प्रोविजंस हैं वो गवर्नमेंट ने शुरू की, और इनका मेन टारगेट गवर्नमेंट का यही था कि जो अब कंट्री के अंदर एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से जो है बढ़ाया जा सके, प्रमोट किया जा सके, स्टूडेंट्स को सभी स्टूडेंट्स को इक्वल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। अगर हम बात करें इन सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ की तो इनकी मेन इंपॉर्टेंस क्या रही, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड एक्ट्स, इन्होंने क्या इंश्योर किया, मतलब जो भी एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई, जो भी है प्रोविजंस आई, जो भी एक्ट आई, इन सब चीज़ों ने इक्वल एक्सेस किया, उसको इंश्योर किया। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है एजुकेशन से रिलेटेड उनको इंश्योर किया। अकाउंटेबिलिटी है, इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो ऐसी सोसाइटी जो ऐसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो हमारी कंट्री में है जैसे एससी है, एसटी है, माइनॉरिटीज़ कास्ट हैं, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोविजंस है वो किए। इसके साथ साथ में जो है नेशनल बिल्डिंग थ्रू ह्यूमन कैपिटल, तो बेसिकली इस तरह की जो सारी चीज़ें थी वो गवर्नमेंट ने जो है शुरू की। और जो भी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज जो भी आई, जो भी एक्ट आए, प्रोविज़न आए, ये इन्होंने जो क्या किया कंट्री के अंदर जो एजुकेशन से रिलेटेड समान अवसर है वो प्रोवाइड करवाए, क्वालिटी एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई। जो भी स्पेशल डिसएडवांटेज ग्रुप जो हमारे थे, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थे, उनके एजुकेशन से रिलेटेड ये लोग प्रोविजंस लेकर आए। तो अगर हमें इस सारी चीज़ों को हम कंक्लूड करें तो बोल के एजुकेशन पॉलिसीज एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस create a structured framework that ensure access, equality, quality and accountability at all stages of education in India। कि भारत की जो भी शैक्षिक नीतियां हैं, अधिनियम और संवैधानिक प्रावधान शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पहुंचाना, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले जो भी ढांचे हैं उनका जो ये लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो देखा कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ जो पॉलिसीज़ हैं, एक्ट हैं, प्रोविजंस हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 14-15 के बारे में हमने देखा जो इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 21A फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है उसके बारे में हमने देखा। आर्टिकल 30 और 29 इनके बारे में हमने देखा जो मतलब क्या करते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें, आर्टिकल 41, 45 और 46 इनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 68, 86 और जो 92 जो उसमें अमेंडमेंट हुए वो हमने उनके बारे में देखा। और इसके साथ साथ में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि
2020 एजुकेशन पॉलिसी क्या है और इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजंस जो हैं वो लाए गए। इसके साथ साथ में राइट टू एजुकेशन 2009 जो है उसके बारे में हमने देखा कि राइट टू एजुकेशन जो था 2009 वो क्या था। यूजीसी एक्ट, एनसीटी, आरसीआई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोठारी कमीशन, और इसके साथ साथ में इनके जो भी कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स रही, कौन कौन से इनके प्रोविजंस रहे एजुकेशन से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। और ये जो एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह हैं किस तरह से कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है और किस तरह की जो चीज़ें ऐसे कंक्लूड करके हमने इस टॉपिक से रिलेटेड देखी। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।